नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में लेक्चर नंबर 2 की। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आइए आप आगे बात करेंगे हम लोग सम बेसिक प्रॉब्लम्स एंड एनालिसिस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है और फिर उसके बाद कुछ एनालिसिस है, जरा आइए उसको देखें। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए। इफ द पीक वैल्यू ऑफ ए करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट, जो फ्रीक्वेंसी है दी हुई है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। और कहता है कि इसमें जो वैल्यू आपकी पीक वैल्यू है वो है 7.07 एम्पियर। तो व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ ए साइकिल। हाफ ए साइकिल में आपको मीन वैल्यू प्राप्त करना है, क्योंकि फुल साइकिल में होता तो जीरो हो जाता मीन वैल्यू। एंड द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज जीरो। ठीक है, जीरो तो आप शुरू में भी ले सकते हैं कि जीरो तो शुरू में भी था, तो उसके बाद 1/300 सेकेंड के बाद करंट क्या होगा। तो हियर ये चीज अंडरस्टूड रहती है कि जब नहीं कुछ कहा तो आपको साइनोसॉइडल करंट ही पढ़ना है। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आप इक्वेशन मान सकते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ये याद रखिएगा, ओमेगा बराबर 2πf और f हो गया लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू जो 50 हर्ट्ज दे रहा है वो f है, दिस f इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, और ये 2π से जब गुना करेंगे तो 2πf बन गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इस तरह से आपके इक्वेशन है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब आई मीन या आई एवरेज जो हाफ साइकिल के लिए आपने पढ़ा है वो 2I0/π पढ़ा है। 2/π को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 0.637। ये याद रखिएगा, 0.637 टाइम्स I0। ठीक है, 0.637 टाइम्स I0 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.637 इंटू I0। अब जो I0 है आपका वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 7.07, तो वो रख देंगे। और उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज ऑलमोस्ट 4.5 एम्पियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर आई मीन वैल्यू और आई एवरेज वैल्यू। अब दूसरा सवाल इसमें जो पूछा है कि t इक्वल टू 1/300 सेकेंड, उस समय कितना होगा करंट का वैल्यू। तो इक्वेशन आपके पास है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो इसमें ये t 1/300 आप यहाँ पे पुट कीजिए, सो आपका बन गया। और ये I0 कितना पुट करना है, 7.07। तो 7.07 और साइन 2πft, आप ओमेगा टी को लिख सकते हैं 2πft, ओमेगा हो गया 2πf। और उसके बाद वैल्यूज को आप पुट करिए, 7.07 साइन 2 हो गया, पाई रहने दीजिए, f आप 50 रखिए और t हो गया 1/300। यहाँ से आप कैंसिलेशन करिए, 50 इंटू 200 हो गया, दोनों जीरो हटा दीजिए, सो π/3 आपको बचेगा। सो 7.07 साइन π/3 आपका यहाँ पर बचता है। सो I become what? I become 7.07 into sin π/3 and sin π/3 is √3/2। तो sin 60 is √3/2, so √3/2 आप यहाँ पे रख सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करिए, दिस इज ऑलमोस्ट 6.12 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इस इजीली सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फिर देखिए इस टाइप का भी आ सकता है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल इन द फॉलोइंग केसेस। वन साइकिल के लिए, और ऐसे भी अगर आपको सीधा सीधा वन साइकिल ना भी दे, बोलते सीधा सीधा कि एवरेज वैल्यू फाइंड करिए इन फॉलोइंग केसेस में, तो आपको वो वन साइकिल के लिए ही फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे करंट के इक्वेशन ये दे दे, I इक्वल टू 4 + 3 cos ओमेगा टी, 5 sin ओमेगा टी + 3 cos ओमेगा टी, sin ओमेगा टी + 2 sin 2 ओमेगा टी + 3 sin 3 ओमेगा टी एंड cos ओमेगा टी 3 cos 2 ओमेगा टी 3 cos 3 ओमेगा टी +2। इस तरह का कुछ भी दे दे और एवरेज वैल्यू पूछे, ठीक है, तो अंडरस्टूड होता है वो वन साइकिल के लिए ही होता है या इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए वैलिड होता है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, जब देखिए इस तरह की बात हो तो जो भी आपको साइन या कॉस का टर्म मिलेगा, जैसे ये वाला टर्म अपने कॉफिशिएंट के साथ, इस टर्म का जब भी आप एवरेज निकालोगे एक साइकिल के अंडर में तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये वाला जीरो हो जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू 4 ये बची भी रहेगी, सो ये हमेशा के लिए बची रहेगी। सो आपका यही आंसर हो जाएगा, आई एवरेज इस केस में यही 4 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह से ये वाला हो गया, इसमें ये वैल्यू भी आपकी जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। कोई भी कांस्टेंट साइन या कॉस फिर ओमेगा टी या फिर 2 ओमेगा टी एन ओमेगा टी कुछ भी रहे इंटीजर के साथ, तो वैल्यू एवरेज में जीरो हो जाती है। तो भी अगर ऐसे दिया हुआ है तो भी एवरेज निकालेंगे तो इसका भी आपको क्या आएगा, जीरो आएगा। तो तरीका तो आपको, अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस आपको लेक्चर 1 में बताया गया है कि एवरेज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ ITGT डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ इंटरवल वो सब करना पड़ता है। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो वो जीरो ही आ जाता है। यहाँ पर भी देखिए आप
साइन या कॉस का टर्म जो भी मिलेगा उस सबकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों ऐसे ही टर्म है तो यहाँ भी आंसर 0 आ जाएगा। सो आई एवरेज 0 आपको सीधे सीधे लिखना है। लास्ट वाले में देखिए ये टर्म आपको 0 आ जाएगा, ये टर्म आपको 0 आ जाएगा, ये टर्म भी 0 आ जाएगा, बस ये बचेगा। सो ये आपका एवरेज बन जाएगा। सो ये 2 वोल्ट वोल्टेज है तो एवरेज वोल्टेज 2 वोल्ट आपको मिलेगा। तो इसी को मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि अगर 1 साइकिल के लिए अगर आप कभी भी बात करते हैं तो कोई भी के कांस्टेंट साइन हो या कॉस हो n टाइम्स ओमेगा टी, जहाँ n कोई इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी आप दे सकते हो 1 2 3 4 इस तरह से। अगर आप इसको 0 से t 1 साइकिल के लिए सॉल्व करोगे तो देखिए के बाहर आ गया, साइन n ओमेगा टी dt रहेगा 0 से t। अब के बाहर आ गया और साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि माइनस ऑफ कॉस जो भी है n ओमेगा टी और जो भी है t का कॉफिशिएंट कितना है n ओमेगा, तो यहाँ पे n ओमेगा से आपको डिवाइड करना है ना। ओमेगा छूट गया था तो इसको ऐड कीजिए, n ओमेगा से डिवाइड करना है। तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उधर जो बाद वाला टर्म है वो आ जाता है आपका 0। तो देखिए 0 से t आप लिमिट रखेंगे, n ओमेगा को बाहर कर लीजिए और उसके बाद फिर देखिए ये क्या बन गया, माइनस है तो पहले लोअर लिमिट रख दीजिए। सो बन गया cos 0 फिर माइनस ऑफ ये वाला अपर लिमिट n ओमेगा कैपिटल टी इस तरह से। और ओमेगा टी को क्या लिखना है, तो चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी तो ओमेगा टी को क्या लिखना है 2 पाई। ठीक है, ओमेगा टी इज 2 पाई। सो आप उसको 2 पाई पुट कर दीजिए यहाँ पे, ओमेगा टी को 2 पाई जैसे ही पुट करेंगे क्या बन गया 2 पाई n रहेगा और 2 पाई तो 2 पाई n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और cos 2 पाई n जहाँ n इस तरह का कोई भी इंटीजर हो 1 2 3 4 प्लस माइनस, तो ये क्या वैल्यू देता है 1। 2 पाई का कोई भी मल्टीपल होगा 1 2 3 4 इंटीजर तो घूम करके वैल्यू 0 पर आ जाएगी और cos 0 जैसे 1 होता है तो ऐसे ही वो 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। साइन में भी कॉस का भी अगर तो साइन इस तरह का कोई भी फॉर्मेट देगा तो इस तरह का फॉर्मेट जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ना। तो ये सब फॉर्मेट जो है इसमें k की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गया, n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गई। तो कोई भी इस तरह का फॉर्मेट आएगा, इंटीग्रेशन आप करने जाओगे, लिमिट बिठाओगे 0 से t और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको 0। ये ध्यान रखना है। उसी तरह कॉस के साथ भी है, कॉस का आपने रखा, कॉन्स्टेंट्स बाहर किए और फिर कॉस का इंटीग्रेशन आपको साइन में आ जाता है और साइन में आ गया और ये टी का कॉफिशिएंट n ओमेगा, यहाँ से आपका n ओमेगा डिवाइड हुआ तो ओमेगा भी रख देंगे n ओमेगा और फिर लिमिट को पुट करिए t माइनस 0 तो ये इस फॉर्मेट का आएगा साइन 2 पाई n माइनस साइन 0। ठीक है, तो ये जब आप निकालोगे 2 पाई n तो जैसे साइन 2 पाई तो घूम के आ गया 0 पे तो साइन 0 जैसे 0 होता है तो आपका कितना बार भी घूम के आओ, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, तो आपको साइन 0 0 ही लिखना है तो वो 0 ही आएगा। तो साइन 2 पाई n इज 0। ओके, याद रखिएगा साइन 2 पाई n इज 0, कॉस 2 पाई n इज 1। सो जहाँ n इज एन इंटीजर 1 2 3 4 माइनस साइन 0 इज 0 सो 0 तो ऑल बिकम 0। तो इस तरह के फॉर्मेट का कोई भी रहता है तो उसके जब आप एवरेज निकालते हैं तो 0 आता है। तो आगे से ध्यान रखेंगे हमें कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा सीधा आपको जब इस तरह के फॉर्मेट का दिखाई दे और इनकी एवरेज वैल्यू आपसे पूछी जाए तो ये एवरेज वैल्यू क्या होंगे 0 होंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगा वही आपका फिर एवरेज में आंसर चला जाएगा क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला। ये देखिए एक छोटा सा ग्राफ है यहाँ पर, तो इसमें हम जैसे i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, हालांकि वैलिड होगा कॉस ओमेगा टी के लिए भी, लेकिन जो ग्राफ हमने इस तरह से ड्रॉ किया वो साइन के लिए ही है तो i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ही लिखा। तो हाफ साइकिल के लिए ही आपका एवरेज वैल्यू समथिंग आता है, फुल साइकिल में लेंगे तो 0 हो जाता है, आपने देखा। तो हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2 इस तरह से आप लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई नॉट अगर मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, इसको क्या कहते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, पीक वैल्यू। तो ये अगर आई नॉट है तो आई आर एम एस और आई एवरेज इनके नीचे होगा, आई आर एम एस 0.707 टाइम्स आई नॉट होगा, है ना, जो कि क्या होता है बाई √2। अगर आप लिखना चाहें तो आई नॉट बाई √2, इस पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे तो आई आर एम एस मिलेगा। और आई एवरेज इसमें भी आपको क्या होगा, ये 0.637 टाइम्स आई नॉट होगा, ये याद रखेंगे हम लोग। तो ये 2/पाई से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 आई नॉट बाई पाई होता है आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, है ना, जैसे इस क्वेश्चन में हमने प्रश्न में बनाया था 2 आई नॉट बाई पाई। तो वो 0.637
टाइम्स आई नॉट आता है, मतलब 63.7% ऑफ आई नॉट इज आई एवरेज एंड 70.7% ऑफ आई नॉट इज आई आर एम एस। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका काफ़ी जगह पर ये इजिली सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। आइए बच्चों, अब आगे के इन कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। 300 वोल्ट आपको दिया हुआ है पीक वैल्यू। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, सीधा सीधा पूछ लिया। और क्या पूछा, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, तो व्हाट इज द पीक करंट। मतलब कभी आपको पीक देके आरएमएस पूछ रहा है, तो कभी आरएमएस दे करके पीक पूछ रहा है। चाहे वोल्टेज पूछे चाहे करंट पूछे, एक ही बात है। तो हमें रिलेशन क्या पता होना चाहिए कि आरएमएस कोई भी वैल्यू होगी वो पीक डिवाइडेड बाय √2 होगी, और 1/√2 अगर करते हो तो आप 0.707 लिख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन वी नॉट इज 300 वोल्ट, तो वी आर एम एस वी नॉट बाय √2 और 1/√2 को आप 0.707 टाइम्स वी नॉट लिखेंगे, तो 0.707 टाइम्स और वी नॉट जो हो गया आपका 300 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया आपका 212.1 वोल्ट। उसी तरह से दूसरे में जैसे आई आर एम एस गिवन था, आई आर एम एस हो गया 10 एम्पियर, और आपको पता है कि आई आर एम एस इज आई नॉट बाई √2, सिंपल बात। और आपको आई नॉट पूछ रहा है, सो आई नॉट इज √2 टाइम्स आई आर एम एस, और √2 को क्या लिखना है 1.414, और जो भी आर एम एस आपको दिया है 10 एम्पियर, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, आ गया आंसर 14.14 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी क्या करेगा, आपको इक्वेशन दे देगा, जैसे वोल्टेज का इक्वेशन दे दिया 220 √2 देन साइन 3140 -5, तो कैलकुलेट कीजिए फॉलोइंग पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो जब इक्वेशन दे दिया तो इसी में सारा इन्फॉर्मेशन है। जो फर्स्ट वाला यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होता है वो पीक वैल्यू का होता है, क्योंकि इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यही वाली होगी, यही होगी पीक वैल्यू। जो ओमेगा होता है टी के साथ जो लगा हुआ होता है वो ओमेगा होता है, और इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो इससे अभी आपको उतना मैटर नहीं करेगा कुछ भी, तो बस इसको एक कांस्टेंट मान के चलिए, फाई जस्ट एज ए कांस्टेंट। यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो क्या गिवन है, तो गिवन है v इक्वल टू 220 √2 साइन 314t -5। इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन, इसका जनरल इक्वेशन हम लोग बनाएंगे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t +-5। तो इसके साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर आप साफ पता चल रहा है कि v नॉट जो साइन का यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वो v नॉट, तो सो v नॉट बिकम 220 √2, ये आपका पीक वैल्यू हो गया। t के साथ जो कॉफिशिएंट है दैट बिकम्स ओमेगा, ठीक है, 314 ये हो गया। और जब आपको पीक वैल्यू मिल गया तो वी आर एम एस में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, और जैसे ही आपने √2 किया, √2 कैंसिल हो गया, 220 वोल्ट आपका वी आर एम एस आ गया। और उसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट में जैसे जवाब देना है एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ टाइम पीरियड, तो हाफ टाइम पीरियड में तो समथिंग आता है, 1 साइकिल दे देता, फुल टाइम पीरियड दे देता, तब तो ये 0 हो जाता सीधा सीधा, लेकिन ये हाफ साइकिल दे 1/4 साइकिल दे, उस पर भी आएगा ये सब वैल्यू। उसके अलावा और फिर कुछ देता है तो चेंज हो जाता है, आपको कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। तो वी एवरेज जब हाफ साइकिल के लिए पढ़ते हैं तो कितना आता है 2v0/π। तो नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड हाफ साइकिल, 1/4 साइकिल है ना, फुल साइकिल ऐसे ही पूछता है, सो डोंट वरी। सो ये क्या बन गया 2/π, और v नॉट आपका कितना था 220 √2, तो 220 √2 रख दीजिए, और ये कितना हो गया 440 √2/π वोल्ट, कह सकते हैं ऐसे भी आंसर। और लास्ट में पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो ओमेगा आपको मालूम है कि 314 है, और ओमेगा कहते हैं 2πf, तो f क्या बन जाएगा ओमेगा/2π, तो ओमेगा हो गया 314/2 और पाई हो गया 3.14, तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 100 टाइम्स में हो जाएगा /2, तो 50 हर्ट्ज आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं बच्चे किसी वजह से डरते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए और उसको जगह जगह अप्लाई करते रहें, है ना, आराम से बनेगा क्वेश्चन। तो एक ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पढ़े, यहाँ वोल्टेज का इक्वेशन दिए थे, अब इस क्वेश्चन में हमने करंट का इक्वेशन दे दिया, I बराबर 5 टाइम्स साइन 300t -π/4, तो ये ओमेगा मिल गया आपको, पीक वैल्यू मिल गई। इस इनिशियल फेज से कोई मतलब फिलहाल नहीं है, आपको आगे बताएंगे डिटेल में। If the current in an AC circuit is represented by the equation like that, here T is in second and I is in ampere, तो कैलकुलेट करने कह रहा है पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड एवरेज करंट।
तो एवरेज करंट अगर बोलता है तो आप नॉर्मली एक साइकिल में निकालेंगे, तो एक साइकिल में निकालिएगा तो आपको बताया था इस पैटर्न का कोई भी रहेगा तो जीरो हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, सो प्लस माइनस एरिया खत्म जीरो। और कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया था नहीं, तो वहाँ पर उसको देख लेना है। और उसके बाद इधर देखिए पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो यहाँ कंपैरिजन से सीधा दिख जाएगा आपको, ये वाला 5 हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू तो 5/√2 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी तो ओमेगा आपको 300 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी बराबर ω/2 पाई है ना, तो 300/2 पाई 150/पाई, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो इनका जवाब आप आराम से तैयार करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वोल्टेज सप्लाइड टू ए सर्किट इज गिवन बाय V = V0 t की पावर 3/2। तो देखिए वैसे तो सिलेबस में सिर्फ साइनसोइडल टाइप का पढ़ना है, मतलब अगर दिया रहेगा तो V0 sin ω t +-5 या I = I0 sin या cos ω t +-5 इस तरह का रहता है। लेकिन कभी कभी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, अगर कहीं दिख जाए जहाँ भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से किसी भी फंक्शन की तरह वेरी कर रहा है, तो फिर आपको जो एक्चुअल फार्मूला है उनका, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे पिछले लेक्चर में, तो वो फार्मूला लगाना पड़ेगा और उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेयर टी इज टाइम इन सेकेंड, तो एक आसान सा हम यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से दे रहे हैं। तो फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर द पीरियड t = 0 to t = 1 सेकेंड के बीच में आपको आरएमएस पूछ रहा है। किसी भी टाइम इंटरवल में आरएमएस पूछा जा सकता है कहीं भी। तो मीन स्क्वायर वोल्टेज वी आरएमएस गिवन, आपका जो फॉर्मूला दिया गया है रूट अंडर, इंटीग्रेशन करना है वी स्क्वायर जो भी टाइम का फंक्शन दिया हुआ होगा उसके साथ, एंड डिवाइडेड बाय जो भी टोटल टाइम है वो। तो ये रूट कर देना है, स्क्वायर करना है, इंटीग्रेशन करना है, स्क्वायर करना है, इंटीग्रेशन करना है, डिवाइड करना है, फिर रूट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से आप ये v की वैल्यू पुट करिए, V0 t की पावर 3/2, इसका पूरे का स्क्वायर करना है, तो V0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करिएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो TQ बचेगा, तो TQ लिख दिए और 0 से 1 जो लिमिट थी वो हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करिए। तो देखिए V0 इज द कांस्टेंट, तो V0 इज द कांस्टेंट, तो ये V0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट है तो वैसे भी बाहर आ जाएगा V0 के रूप में। और जो बच गया TQ dt और dt, इसको करना है, तो TQ का क्या हो जाएगा T4/4 इंटीग्रेशन, और नीचे में dt का t, और लिमिट पुट करिए। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, -0 तो 0, तो 1 ही बचेगा ऊपर में भी और नीचे बचेगा 1, तो 1/4 आपको यहाँ बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, सो 1/4/1, सो 4 नीचे आएगा, बाहर आते ही वो 2 बचे, सो V0/2 आपका यहाँ पर आंसर आएगा बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। आप अगर इसमें लिमिट बदलते 1 से 2 कुछ भी हो सकता था, जो भी लिमिट आप रखते इनिशियल से फाइनल टाइम के बीच में, तो आपको जो भी प्रोसेस करके जो रिजल्ट आता सो आपका फाइनल आंसर होता। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब आपको कोई अननोन फंक्शन इस तरह का कुछ दे दे, साइन कॉस में ना दे, मतलब किसी भी तरह का फंक्शन दे दे, तो ये जो आपका मेन फार्मूला है, इससे तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले सबको याद रखना है जो लेक्चर 1 में बताया गया। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट को समझ लीजिए थोड़ा, है ना। जैसे आरएमएस वैल्यूज फॉर सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस, अगर आपको ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ रहे, जैसे I1 sin ω t + I2 cos ω t, जहाँ I1 एंड I2 तो कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर IRMS क्या होगा। तो देखिए अगर अकेला होता तो क्या हो जाता, I1/√2, तो I1/√2 को स्क्वायर कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा I1² 2। तो उसी हिसाब से इसका जैसा वैल्यू होगा उसी तरह से इसका भी वैल्यू आ जाएगा। सो ओवरऑल आपको क्या लिखना है, जब इस तरह के फॉर्मेट हो तो रूट अंडर I1² 2 + I2² 2। और से ही कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है V = V1 sin ω t + V2 cos ω t, जहाँ V1 V2 आर कांस्टेंट वोल्टेजेस, तो VRMS निकालना है, तो क्या हो जाएगा V1² 2 + V2² 2 का रूट अंडर, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पर भी रख के आप देखिएगा तो सेम आपको सॉल्व होता है। उसी तरह से इसको भी समझ लीजिए, I अगर I0 + I1 sin ω t + I2 cos ω t, या V0 + V1 sin ω t + V2 cos ω t इस फॉर्मेट का हो, तो जो ये देखिए जो कांस्टेंट है इसको तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा ये I0 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई डिवाइड नहीं करना। लेकिन इसमें क्या होगा, स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है, यहाँ भी स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और रूट कर देना है सबका। यहाँ भी वही बात, V0 का स्क्वायर + V1² 2 + V2² 2, और ये सब जो है आप जब कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे,
ये वाले फॉर्मूले में डाल के करेंगे अंदर वाला, तो वो इसी रूप में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो लेक्चर 1 में आपको एक फंक्शन के लिए करके दिखाया भी हूँ, जैसे साइन ओमेगा टी के लिए करके देखे हम लोग। तो फिर उसमें आपने देखा है कि हाँ भाई जो भी आई है तो i/√2 आता है, तो i/√2 को i² 2 का अंडर रूट कर सकते हैं, तो उसी फॉर्मेट पर है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टली भी याद रखने की कोशिश करेंगे किस फॉर्मेट का है। तो i0 i1 साइन, तो क्या हो जाएगा देख के ही आंसर पता चल जाएगा, √i0² प्लस i1² 2 प्लस i2² 2। इसी तरह से यहाँ पर v0² v1² 2 प्लस v2² 2। ऐसे ही आप सीरीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं, v1 साइन ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, ये कुछ भी दे दे, उस सबसे मतलब नहीं होता अंदर में, बस साइन कॉस का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v1² 2, यहाँ भी v2² 2, यहाँ भी v3² 2, और इसकी वजह से v0² सबको जोड़ देंगे, रूट लगा देंगे। i/RMS इसी तरह से i1 साइन ओमेगा 2, i2 साइन 2 ओमेगा 2, i3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस i0 ऐसा कुछ दे, तो यहाँ भी उसी तरह से आप फॉर्मेट देख सकते हैं, i1² 2 प्लस i2² 2 प्लस i3² 2 प्लस i0² फाइनली लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो था आपका पिछला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5, तो उसका आंसर मैंने लिख दिया है, आप बना सकते हैं। इक्वेशन दिया हुआ था, पीक वैल्यू आपका वही 5 एम्पियर आ जाएगा, RMS वैल्यू 5/√2 हो जाएगी। ओमेगा 300 था तो फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, तो 2π/ओमेगा, सो 2π/300 π/150 हर्ट्ज हो जाएगा। एवरेज पूछ रहा था, तो एवरेज में आपको यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं दिया, तो आप दोनों के लिए निकाल दीजिए, नॉर्मली यही रहता है फुल साइकिल या हाफ साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए 0 हो जाएगा ये फॉर्मेट, और हाफ साइकिल के लिए 2/π टाइम्स हो जाता है, सो 2i0/π, सो 2 × 5/π 10/π फॉर हाफ साइकिल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब इस फॉर्मेट पर जरा एक सवाल देखिए, अब आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह का सवाल आपको आ सकता है, कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको I यहाँ पर दे रहा है, I/RMS कैलकुलेट करना है, यहाँ पर V/RMS, यहाँ I/RMS, यहाँ V/RMS, इस तरह से करना है। तो सॉल्यूशन तो इसका एक ही लाइन में आ जाएगा, है ना। I/RMS जो पिछला टेक्निक आपने देखा, उसमें क्या करना है, रूट अंडर कर देना है, अकेला है तो अकेले का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 साइड में है तो 3² 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो भी आ जाएंगे 16 प्लस 9/2, दिस इज 16 प्लस 4.5, तो 20.5 का अंडर रूट। अब ये जो आएगा सॉल्व होकर के अपना लिख देना है। इसी तरह से दूसरा वाला यहाँ बना दे रहा हूँ, तो V/RMS क्या हो जाएगा, रूट अंडर इस 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, 25 2 27, रूट अंडर 27 आ जाएगा। तीसरा I/RMS निकालना है, तो रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 2, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये सबसे मतलब नहीं है, 2 ओमेगा हो, 1 ओमेगा हो, 3 हो, कुछ भी रहे, सॉल्व कर देंगे। 9/2 मतलब 4.5, देन 2 क्या बन जाए 10.5। ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट में आपका ये V/RMS पूछ रहा है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 लिखिए, 1 स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। फिर 2 का स्क्वायर 2, एंड देन 3 का स्क्वायर 2, तो ये बन गया आपका हाफ, प्लस ये कैंसिल हो गया 2, और प्लस 9/2 दैट इज 4.5। तो ये 0.5 खुद है, इसको 5 कर देगा तो 2 रूट अंडर 7। तो इस तरह से ये V/RMS इतना वोल्ट, I/RMS इतना एम्पियर, V/RMS इतना वोल्ट, और I/RMS इतना एम्पियर आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को देखते ही सीधा सीधा आप आंसर कर सकते हैं। कैसे आया ये चीज़, तो आपको फिर अगर फॉर्मूला एक्चुअल में डाल करके देखिएगा तो फिर घुमा फिरा के काफ़ी लेंदी होगा, तो वैसे नहीं जानना है, डायरेक्ट फॉर्मेट और उस पर आंसर कर देना है। तो ऐसे सवाल भी आपको कभी कभी पूछे जा सकते हैं, सो ध्यान रखिएगा।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक फॉर्म फैक्टर कहलाता है और एक पीक फैक्टर कहलाता है। थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू इट्स एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू जो भी हाफ साइकिल का होगा वो वाली, और आरएमएस वैल्यू जो भी होगा वो वाली, उनका रेशियो आपको करना है। सो फॉर्म फैक्टर मैथमेटिकली डिफाइंड एज आरएफ से इसको डिनोट करते हैं, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। अब आप जानते हैं आरएमएस वैल्यू जो होती है पीक वैल्यू के हिसाब से पीक वैल्यू बाय √2, और एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए जो होती है वो 2/π टाइम्स पीक वैल्यू। तो यहाँ पीक वैल्यू तो चलिए कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है π/2√2। सो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 1.11। कभी कभी पूछता है आपसे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। फॉर्म फैक्टर जो हो गया आपका वो हाफ साइकिल के लिए 1.11, ठीक है। और उसके बाद पीक फैक्टर देखिएगा, तो पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अगर आप रेशियो लेते हैं तो उसका एक नाम दे दिया पीक फैक्टर। सो पीक फैक्टर आरपी इक्वल टू V0/√2। सो यहाँ पर देखिएगा तो आप √2 आ जाएगा और ये वैल्यू 1.414 हो जाती है। सो पीक फैक्टर इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में, इसका कम्युनिकेशन में और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। लेकिन यहाँ पर जस्ट हम लोग को एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन के टाइप से कभी कभी सवाल में दिख जाता है, या वहाँ बुक्स का जो भी आप सवाल वाल बनाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा एक नज़र बस देख लेना है ना, कि फॉर्म फैक्टर क्या हो गया आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, और पीक फैक्टर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो कहीं भी आपको हेल्प करेगा। आइए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन शॉर्ट IRMS या VRMS एंड आई एवरेज और V एवरेज। आई एवरेज या V एवरेज को आप आई मीन या V मीन के नाम से भी जानते हैं। फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिक एसी, कई तरह के एसी दिए हुए हैं, कम से कम 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स, अलॉन्ग विथ RF एंड PF वैल्यूज। तो जब आप इन जनरल अभी तक जो भी आपने काम किया साइनोसॉइडल वेवफॉर्म पर काम किया, जो इस तरह से साइन का फंक्शन होता है, कॉस भी हो सकता है, तो उसमें 0 से हाफ साइकिल और 0 से फुल साइकिल के लिए आपका जो भी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब काफ़ी सारा आपने कैलकुलेट किया। तो IRMS आपको आता है I0/√2, चाहे हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो। और एवरेज वैल्यू जो होती है वो हाफ साइकिल के लिए तो 2I0/π आती है, लेकिन फुल साइकिल के लिए 0 हो जाती है, ठीक है। RF जो फॉर्म फैक्टर है वो यहाँ पर आप हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करते हैं, जो π/2√2 आती है जो 1.11, और RP पीक फैक्टर वो आपको √2 आता है 1.414, ठीक है। तो RF और RP का जो फार्मूला है वो हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, और जितना भी के लिए बोलेगा हाफ साइकिल के लिए या फुल साइकिल के लिए, तो वो जो भी वैल्यू होगी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप रखेंगे और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान में रखेंगे RF क्या है RMS बाय एवरेज वैल्यू, और RP क्या है पीक बाय RMS वैल्यू, ठीक है। तो जितने भी साइकिल के लिए बोलेगा उतने के लिए हम लोग निकाल लेंगे, सब कुछ निकालना जानते हैं, RMS निकालना जानते हैं, एवरेज निकालना जानते हैं, पीक तो आपका फिक्स ही रहता है। तो उस हिसाब से आप रेशियो निकालेंगे और जो आने का होगा सो आएगा। तो हर केस में वैसे ही किया गया है। तो इस केस में भी जैसे RF और RP आपको दिया गया है, तो ये फुल साइकिल के लिए आपको, और ये हाफ साइकिल RF जो आपको यहाँ पर ये बना हुआ है, क्योंकि एवरेज वैल्यू अगर आप फुल साइकिल के लिए लगाइएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये RF किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। RP आपका पीक बाय RMS, तो RMS तो चाहे हाफ हो चाहे फुल हो, वो दोनों केस में यहाँ पर सेम आएगा, और पीक भी कांस्टेंट है, तो वो RP आप यहाँ पे फुल एंड हाफ जो भी निकालेंगे उसके लिए सेम आएगा। RF आपको हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर डिफाइंड है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म भी दिया जा सकता है, जैसे इस तरह से आपको दिया गया। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, और जब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है तो RMS वैल्यू चेंज ही नहीं करेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक निश्चित टाइम इंटरवल के साथ। तो ये भी एसी का एक एग्जांपल है। तो RMS इसमें थ्रू आउट कंटिन्यू रहेगा, I0 रहेगा। एवरेज वैल्यू को अगर आप देखिएगा तो फुल साइकिल में अगर टोटल एरिया लीजिए तो 0 हो जाएगा, लेकिन हाफ साइकिल में लीजिएगा तो फिर आएगा I0 के बराबर ही आएगा। तो I0 के बराबर आ जाता है आई एवरेज फुल साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए लीजिएगा तो 0, जितना प्लस उतना माइनस, तो खत्म। और RMS जो होगा वो हमेशा I0 थ्रू आउट चलेगा। तो इसीलिए RF जो आप यहाँ पे निकालेंगे, तो चूंकि RMS बाय एवरेज करना है तो फुल साइकिल के लिए नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हाफ साइकिल के लिए करना है। तो हाफ साइकिल के लिए दोनों बराबर है तो 1 हो गया। और RP भी आपका पीक बाय RMS है, तो पीक भी आपका वही I0 ही है, RMS भी I0 है, तो वो भी 1 हो गया।
स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म हो तो आर एफ या आर पी 1 1 हो गया, आर एम एस आई नॉट और आई एवरेज 0 फॉर फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल के लिए आई नॉट। समझ सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का केस आप पढ़ोगे, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि हाफ टाइम पीरियड तक, हाफ साइकिल तक आपका ये पॉजिटिव इस तरह से बनेगा, फिर बाकी के हाफ साइकिल तक आपका कोई करंट आएगा ही नहीं, जीरो रह जाएगी वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पर हाफ में और फुल में अंतर आएगा, आरएमएस वैल्यू में भी अंतर आ जाएगी। तो हाफ साइकिल के लिए अगर आप निकालिएगा तो ये पहले के जैसा आएगा, क्योंकि पहले के जैसा हाफ साइकिल के लिए सेम है, एक जैसा है, सो I0/√2 आएगा। लेकिन जैसे ही फुल साइकिल के लिए बात करेंगे आप, तो फिर क्या हो जाएगा, ये I0/2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो फुल साइकिल के लिए I0/2 और फॉर्मूला वही लगाना है आपको। तो वहाँ पे जो टाइम से आप डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यूज बढ़ जाती है, लिमिट आपका जो भी चेंज होगा, 0 से T आप लगाएंगे तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा I0/2, याद रखिएगा। एवरेज वैल्यू को अगर बात करें उसी तरह से फुल साइकिल के लिए तो I0/π और हाफ साइकिल के लिए तो 2 I0/π। देख सकते हैं कि यहाँ पर फुल साइकिल के लिए काम करेंगे तो आधे हाफ साइकिल में तो कुछ मिला ही नहीं, तो इस वजह से हाफ साइकिल के लिए आपकी आई एवरेज वैल्यू जो होगी वो तो आपको हाफ साइकिल तक के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे ही फुल साइकिल आप करोगे तो वो आधी हो जाएगी, है ना। तो 2 का आधा हो गया, फुल साइकिल में हाफ हो गया, I0/π हो गया। उसी तरह से फॉर्म फैक्टर अगर आप देखते हैं तो फॉर्म फैक्टर आर एफ RMS बाय एवरेज, तो RMS आपका अगर फुल साइकिल के लिए देख रहे हो तो I0/2 और फुल साइकिल के लिए जो एवरेज देख रहे हो तो I0/π, इस तरह से आप रखिए तो π/2 जो फुल साइकिल के लिए 1.57 आएगा। और अगर आप हाफ साइकिल के लिए देख रहे हो तो हाफ साइकिल के लिए आपका RMS बाय एवरेज, तो RMS हाफ साइकिल के लिए I0/√2 था, है ना। हाफ साइकिल के लिए अगर आप देखिए, अच्छा हाफ साइकिल के लिए आपका यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाफ साइकिल के लिए हमारा IRMS I0/√2, तो वैल्यू करेक्ट करना पड़ेगा, I0/√2 हो जाएगा, है ना, ये वाली वैल्यू। और हाफ साइकिल के लिए आपका जो आई एवरेज था तो 2 I0/π, और ये अब यहाँ सही से सॉल्व करेंगे, I0 कैंसिल हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा तो π/2√2। हाँ, ये थोड़ा करेक्ट करना है, π/2√2, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, इसको सॉल्व करेंगे अपना जो आएगा सो आएगा। ठीक है, π/2√2 देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व किया हुआ है, दिस इज 1.11। ओके, तो RF आपको इस केस में 1.11 फॉर हाफ साइकिल, और फुल साइकिल के लिए जब लोगे तो 1.57, मतलब थोड़ी सी वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, फॉर्म फैक्टर बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये सब के क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको आगे कम्युनिकेशन वगैरह में और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। फिर देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का यही केस हो तो जो हाफ साइकिल में यहाँ पर मिसिंग था करंट वो वापस आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगा। सो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। और ये एक तरह से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर देखी जाए तो ये DC है ना, ये दोनों क्या है, DC है, AC है ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये बनता AC से ही है, इसलिए आप यहाँ पर इस तरह से पढ़ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट जहाँ पर मैग्नीट्यूड्स वेरी हो रहे हैं, तो उसमें ये सब RMS एवरेज कैसे आप निकालते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड और फुल वेव रेक्टिफाइड असल में DC करंट है, डायरेक्ट करंट है, लेकिन RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, ये सब भी यहाँ भी डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर का तो है, मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है, हाँ डायरेक्शन ऑफ द करंट नहीं बदल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव। तो इसमें फुल वेव रेक्टिफायर है। IRMS निकालिएगा तो चाहे हाफ के लिए निकालिए चाहे फुल के लिए निकाले आपको सेम पैटर्न मिलेगा, I0/√2। एवरेज भी आप चाहे हाफ के लिए निकालिए या फुल के लिए निकालिए आपको सेम मिलेगा, 2 I0/π। लेकिन RF अब इस वजह से चूंकि RMS सेम है, एवरेज सेम है, तो RF भी आपका सेम ही रह जाएगा, RMS बाई एवरेज। तो RMS आपका I0/√2 और एवरेज हो गया 2 I0/π। तो आपका I0 देखिए कैंसिल हो गया, π/2√2 1.11 आ गया RF। और RP तो उसमें देखिए तो क्या हो गया, ये I0 पीक बाय RMS, तो पीक हो गया I0 और RMS I0/√2, तो ये भी कितना, √2। तो इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर में आपको RF 1.11, हाफ वेव रेक्टिफायर में RF की दो वैल्यू, अगर फुल साइकिल के लिए देखिएगा तो 1.57 और हाफ साइकिल के लिए तो उतना ही रहेगा 1.11, लेकिन फुल साइकिल के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर। और यहाँ पर फॉर्म फैक्टर आपको फुल साइकिल के लिए या हाफ साइकिल के लिए, दोनों के लिए 1.11 थोड़ा कम रहता है, ध्यान रखिए।
और आरपी की वैल्यू जो थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, फॉर फुल साइकिल काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर आरपी भी √2 है, 1.414 है, चाहे फुल ले चाहे हाफ ले, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं जहाँ पर भी करंट का वैल्यू चेंज हो रहा हो, तो चाहे एसी में देख सकते हैं या फिर डीसी में भी आप देख सकते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर फाइनल हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अबाउट फेज इन एसी में जो हम फेज की बात करते हैं वो क्या होता है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सेम। ये बात पहले तो ध्यान में रखनी है कि अल्टरनेटिंग करंट में जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम ही रहती है। तो जनरली व्हेन करंट इज मैक्सिमम, तो जनरली ये देखा जाता है कि जब करंट मैक्सिमम होता है तो जरूरी नहीं है कि उस वक्त ईएमएफ भी मैक्सिमम हो। तो ईएमएफ मे और मे नॉट बी मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा, मतलब ईएमएफ जब मैक्सिमम हो तो जरूरी नहीं कि उस वक्त करंट भी मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डीसी सर्किट अगर रहता है हमारे पास, डायरेक्ट करंट सर्किट, तो उसमें हमेशा दोनों सेम फेज में होते हैं, मतलब जब एक मैक्सिमम तो दूसरा भी मैक्सिमम होता है। लेकिन जब एसी आ जाता है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम हो, डिपेंड करता है किस तरह का सर्किट है, सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैपेसिटर किस तरह से कितना अरेंज है, इंडक्टर कितना है, रेसिस्टेंस कितना है, किधर है, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग आगे पीछे हो जाते हैं। मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट, इन दोनों के बीच में कुछ एक तरह का लैग हो जाता है या लीड हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि ड्यू टू विच देयर इज लीड और लैग इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। तो अभी जैसे मान के चलिए कि करंट मैक्सिमम हुआ और आपका जो है ईएमएफ मैक्सिमम नहीं था, थोड़ी देर के बाद ईएमएफ मैक्सिमम हुआ, तो ये जो थोड़ी देर के बाद आया, मैंने ये जो इस तरह से लैगिंग या लीडिंग वाली कंडीशन डेवलप हो गई, तो इसी को हम लोग फेज डिफरेंस के रूप में दिखाते हैं। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट इज रिप्रेजेंटेड एज फाई। इसको ऐसे समझिए, जैसे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक फेज डिफरेंस आप यहाँ पर देते हैं। वो फाई बस इसी बात को बताता है कि अगर ये 0 है तो दोनों सेम फेज में होगा, है ना, इस तरह से। और अगर ये कुछ प्लस या माइनस आता है तो फिर करंट की मैक्सिमम वैल्यू और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये लोग एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे, माने ईएमएफ और करंट एक दूसरे को फेज में डिफर कर जाएंगे। और इससे बाद में हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे जो एसी के आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसी को फाइनली आप लिखते हैं द फेज डिफरेंस फाई इज पॉजिटिव इफ करंट लीड्स। अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे करंट लीड कर रहा है, एंड निगेटिव इफ करंट लैग्स। और फाई अगर निगेटिव में लिखा हुआ होगा तो हम कहेंगे करंट लैग कर गया, मतलब पहले ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके थोड़ी देर के बाद ये मैक्सिमम होगा, एंड सो ऑन। और 0 कहेंगे जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में, हमने दोनों एक साथ अपना मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है। तो फ्रॉम एबव थ्योरी, इसी थ्योरी के आधार पर फेजर डायग्राम्स आर फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट एसी सर्किट्स। तो डिफरेंट सर्किट के लिए आप डिफरेंट फेजर डायग्राम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, और उस पर फिर आगे के बहुत सारे टर्म्स हैं और बहुत सारे इक्वेशंस हैं और बहुत सारे सर्किट्स हैं, बहुत सारे उस पर एप्लीकेशंस जो आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेजर डायग्राम और डिफरेंट एसी सर्किट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे तो उनको देखेंगे, समझेंगे। तो ये था आपका यहाँ तक का इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एसी। इसको यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर लीजिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक कवर करके रखिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।